जी जनाब, आगे चलते हुए मैंने यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस लिखनी हैं, लाइक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस। इन सब की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी, पर्टिकुलरली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जिसे हम आगे जाकर और जगहों पर भी इस्तेमाल करेंगे। रेजिस्टेंस जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी, इट इज़ द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। ये ओहम ने दिया था, V इज इक्वल टू आई आर, और आर की वैल्यू जो है वो ओहम ही आ जाती है, उसी के नाम पर है। दूसरी बात करें कंडक्टेंस, ये इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस होता है, और क्योंकि इसका यूनिट रेजिस्टेंस से इन्वर्स होना चाहिए तो ये पर ओहम हो जाएगा, जिसे मोह भी कहते हैं, MHO, और साथ इसे सीमन भी कहा जाता है। इसी तरीके से रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर है, पर यूनिट लेंथ तो ओहम सेंटीमीटर हो गया। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, और उसे कापा कहते हैं। कापा के जो है यहाँ पे कापा के मानों में है, उसका यूनिट है सीमन पर सेंटीमीटर। सही होगा जी बात। इसकी बात बड़ी खास है, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होगी। एक ही बारी रीजन याद कर लें, क्योंकि ये मिक्स हो जाता है, कि जब आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो पर यूनिट लेंथ जो आपके पास चार्जेस हैं, आयंस हैं, वो कम होंगे। डाइल्यूशन से आयंस कम होते हैं, आयंस कम होंगे तो उनकी कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी। दैट इज वाई इक्विवेलेंट जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इट डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। के मुकाबले में दूसरी कंडक्टेंस है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है कंडक्टेंस कैरीड आउट या इम्पोज्ड बाय ऑल दी आइंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, या इक्विवेलेंट जो मास है उसमें जितने भी आइंस हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो जो कंडक्टेंस दे रहे हैं, उसे आप कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को आप लैम्डा लिख देते हैं, और ये कापा इंटू 1000 ओवर इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है उसके बराबर है। सही हो गई थी बात। तो ये जो लैम्डा है आपके पास, कापा इंटू 1000 ओवर ग्राम इक्विवेलेंट, या फिर आप इसे कापा इंटू वी भी कहते हैं, जो टोटल कंडक्शन आपको मिल रही है पर यूनिट वॉल्यूम पर इन वी सेंटीमीटर क्यूब ड्यू टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस, जिसे आप कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डाइल्यूशन बढ़ाने से बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि कापा कम हो रहा है। दो चीज़ें हो रही हैं, कापा तो पीछे हमने कहा डाइल्यूशन बढ़ाने से जो है वो कम होता है, तो एक चीज़ कम हो रही होती है, लेकिन डाइल्यूशन से वॉल्यूम बढ़ रहा होता है। तो ओवरऑल जो वॉल्यूम का इंक्रीज है वो कॉपर के डिक्रीज को कंपनसेट कर देता है, और ओवरऑल ये वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। तो ये एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन प्रॉब्लम है, एनोमली है, जिसे आप याद नहीं करते, कई दफ़ा ये मिक्स हो जाती हैं, इसलिए ये मैंने बता दिया। अगर आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट के हिसाब से आपने निकाली हो लैम्डा की वैल्यू, तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। और अगर आपने मोलर मैस के हिसाब से निकाली हो, मोलैरिटी के हिसाब से निकाली हो, लाइक अगर मैं लैम्डा को कापा इंटू 1000 ओवर मोलैरिटी लिख देता हूँ, तो फिर ये मोलर कंडक्शन हो जाएगी। सही हो गई थी बात। अच्छा, ये जो जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, इसको लेकर हमने आगे चलना है। देखा ये गया है, बहुत ही अहम बात है। देखा ये गया है कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि वो बढ़ रही है डाइल्यूशन से, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी ये बढ़ती है विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के बढ़ने से वीक इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ती है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्यों बढ़ती है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की क्यों बढ़ती है, इसके दो अलग अलग रीज़न हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए रीज़न तो बड़ा सादा है कि आम हालात में कंसनट्रेटेड फॉर्म में अगर आपने उसे डाला हो तो उसके इतने ज़्यादा आयन नहीं बनते। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये कहता है कि जो आयनाइजेशन है ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो बात क्लियर हो गई कि जब आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो डाइल्यूशन बढ़ाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी। और कहता ये है किताब में कि डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ाने से भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कभी भी 1 नहीं होती। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है ना अल्फा, इट नेवर अप्रोचेज 1, और ये होती किसके बराबर है? लैम्डा ओवर लैम्डा नॉट के। लैम्डा क्या है? ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस, और लैम्डा नॉट है कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। तो अब होता ये है कि ये वैल्यू कभी भी 1 नहीं होती, ये वैल्यू कभी भी 1 नहीं होती। इसका क्या मतलब है कि ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस हमेशा कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन से कम ही रहती है।
अब जब कम ही रहती है तो ये वैल्यू हमेशा 1 से कम है, यानी कि कभी भी ये टोटली डिसोसिएट नहीं होता। वीक इलेक्ट्रोलाइट तो आप जितना मर्जी पानी डालते जाएं आपको कंडक्टेंस में थोड़ा बहुत इजाफा होता ही मिलेगा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो मामला बड़ा डिफरेंट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ तो प्रॉब्लम ये है कि वो तो पहले ही आयोनाइज फॉर्म में होते हैं, उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो कहता है कंडक्टेंस बढ़ाने डाइल्यूशन बढ़ाने से बढ़ती है, लेकिन अप टू ए सर्टेन लिमिट एक ऐसा वक्त आता है कि फिर डाइल्यूशन बढ़ाने से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कोई इजाफा नहीं होता। अच्छा, अब ये इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो शुरू से ही 1 चली आ रही है या 1 के करीब चली आ रही है, यानी कि वो बड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, उसमें वो टोटली आयोनाइज फॉर्म में है। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्शन फिर डाइल्यूशन बढ़ाने से बढ़ क्यों रही है, ये वाली इंफॉर्मेशन हमें दी है बाद में एक साइंसदान ने, जिसे आप डेबाय हक्कल थ्योरी कहते हैं। एमएससी के अंदर इसका बड़ा एक प्रूफ भी वो निकाला जाता है डेबाय हक्कल थ्योरी का। डेबाय हक्कल थ्योरी में हमें ये समझाया जाता है कि जो एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसमें एक आयन के इर्द गिर्द मौजूद काउंटर आयंस एसिमेट्रिक इफेक्ट करवाते हैं। जब आयन मूव करता है तो पीछे वाले आयन जो हैं उसे पीछे से ड्रैग कर रहे होते हैं, तो जैसे जैसे सोल्यूशन डाइल्यूट होगा ये ड्रैगिंग पावर कम होती जाएगी क्योंकि काउंटर आयंस जो हैं वो बड़े कम हो जाएंगे। इसी वजह से डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टेंस को बढ़ना चाहिए। इसी तरीके से एक रिलैक्सेशन इफेक्ट की वो बात करता है, एक एसिमेट्रिक इफेक्ट है, दूसरा रिलैक्सेशन इफेक्ट है, जिसमें वो कहता है कि जब एक आयन एक तरफ मूव करता है तो दूसरी तरफ जो काउंटर आयन है, क्योंकि ऑपोजिट पोल्स की तरफ उन्होंने जाना तो काउंटर आयन दूसरी तरफ मूव करेंगे और वो इसे खींच रहे होंगे, तो ये वाला इफेक्ट भी कम होगा जब काउंटर आयंस डाइल्यूट सॉल्यूशन में रिलेटिवली फ्री एनवायरनमेंट होगा। और तीसरा जो है वो कि डेबाय हक्कल थ्योरी प्रपोज करती है कि डाइल्यूशन बढ़ाने से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस जो है ना वो बढ़ने की वजह जो है उसमें रोल है रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम का। सही हो गई थी बात, जो भी सॉल्वेंट वगैरह है उसकी बात वो करता है। तो इन तीन इफेक्ट्स को मिलाकर डेबाय हक्कल थ्योरी से इसके आपके पास जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्शन को अप टू ए सर्टेन लिमिट बढ़ना चाहिए। उसके बाद जब आयंस थोड़े से फ्री हो जाएंगे दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जैसे कि हमें इन्फिनिट डाइल्यूशन में कोलराश लॉ बताएगा। तो फिर जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर इस तरह के इफेक्ट्स एसिमेट्रिक और रिलैक्सेशन इफेक्ट दे आर नो मोर सिग्निफिकेंट। इस वजह से फिर आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्शन इंडिपेंडेंट इक्विवेलेंट कंडक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ डाइल्यूशन मिलती है। सही हो गई बात। यहाँ पे डेबाय हक्कल सिर्फ यहीं पे नहीं रुका, एमएससी में तो बहुत आगे गया, लेकिन बीएससी में भी काफ़ी आगे गया है जी। उसने एक इक्वेशन दी है और वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को मैं यहाँ पर चलें दोबारा ही लिख लेते हैं जी। तो इक्वेशन जो बनाई है डेबाय हक्कल थ्योरी के नतीजे में वो है -a + b लैम्डा नॉट √c + लैम्डा नॉट। इसे वो y, इसे -x m, इसे x और इसे c कह रहा है। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई, जिसका मतलब है कि अगर आप x और y के दरमियान ग्राफ बनाएंगे, x और y के दरमियान ग्राफ बनाएंगे तो एक ऐसा ग्राफ आएगा जिसकी स्लोप नेगेटिव होगी, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा ग्राफ, और यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन के बराबर होगी। सही होगा जी बात। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें मिल जाती है। यहाँ पे ए और बी जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट पर और जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है उस पर डिपेंड कर रहे हैं। जैसा कि हमने कहा कि सॉल्वेंट भी असर डाल रहा है और सॉल्वेंट की विस्कोसिटी डेफिनेटली असर डालती है। तो इस तरीके से एक इक्वेशन उसने हमें बनाकर दे दी। अच्छा, इस इक्वेशन के अंदर ये जो लैम्डा नॉट है ना, इसे कहते हैं कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। सही है जी। कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको पीछे बताना भूल गया हूँ। आपने ये बात सीखी थी कि आपके पास जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो CL/A थी, इसे आपने कहा था कापा। यहाँ पर जो L/A है, जब आप कंडक्टेंस को मालूम करने जाते हैं तो इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं एक ख़ास टाइप का सेल जिसे नाम दिया जाता है कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल, और कंडक्टिविटी सेल को आप जोड़ देते हैं किसके साथ जी? व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ। और फिर व्हीटस्टोन ब्रिज में जैसा वो आप मूवमेंट करते हैं, फिजिक्स के वाले लोग जानते हैं कि उसमें ना मूव करवाना पड़ता है एक चैनल को जब तक कि दोनों तरह की रेजिस्टेंस इक्वल ना हो जाए, और ख़ास किस्म के तरीके से आप ये कंडक्टेंस वगैरह मालूम करते हैं। अच्छा, वो जो तरीका है ना उसमें कंडक्टिविटी सेल के अंदर
जो L/A है वो यानी कि वो एरिया, वो लेंथ और वो एरिया जिसके दरमियान में सॉल्यूशन मूव कर रहा है या जिसके दरमियान में हम कंडक्टेंस नाप रहे हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहता है और उस वैल्यू को आप कहते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट बहुत ख़ास बात है। सेल कांस्टेंट की इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपके पास हमेशा होनी चाहिए या होती है। सेल कांस्टेंट को नापा जाता है। सेल कांस्टेंट को नाप कर आप असल में हिसाब लगा सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस कितनी है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितनी है, इस तरह की चीज़ों का। तो ये बात मैं भी लाजमी याद करा दूं कि जो सेल कांस्टेंट है वो कांस्टेंट होता है फॉर कंडक्टिविटी सेल। अच्छा, कंडक्टिविटी सेल के साथ ना थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है। वो कहता है कंडक्टिविटी सेल के अंदर अगर आप यूज़ करते हैं ना, कई दफ़ा वो डीसी करंट यूज़ कर लेते हैं, तो डीसी करंट यूज़ करने की वजह हाँ जी, डीसी करंट यूज़ करने की वजह से वो उसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है और इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। इसी वजह से आप जब कंडक्टिविटी सेल से नाप रहे हों कापा को या स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, तो आपने अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल करना होता है। क्लियर हो गई जी बात। तो ये दिस वाज समथिंग अबाउट द सेल कांस्टेंट। ये पीछे बीच में वैसे ही बात आ गई। हम असल में जो बात कर रहे थे वो लैम्डा नॉट की कर रहे थे और लैम्डा नॉट इज एक्चुअली द कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। और इसके बारे में कोलराश ने एक लॉ दिया है। कोलराश सेज दैट एट इन्फिनिट डाइल्यूशन जो कैटाइंस हैं दे बिहेव इंडिपेंडेंटली ऑफ द एनाइंस। सही है जनाब, कैटाइंस और एनाइंस इंडिपेंडेंट हैं। डिबाई-अक्कल थ्योरी क्या कर रही थी, वो बता रही थी कि जब कैटाइंस और एनाइंस इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो दे विल शो एसिमेट्रिक इफेक्ट, दे विल शो रिलैक्सेशन इफेक्ट। तो जब वो इन्फिनिट डाइल्यूशन हो जाएगी तो फिर कोलराश लॉ आ जाता है विच सेज दैट कैटाइन एंड एनाइंस जो हैं वो इंडिपेंडेंट बिहेव करते हैं एक दूसरे पर, इनका कोई अमल दखल नहीं है। हर आयन इंडिविजुअली अपना पार्ट प्ले करेगा और जब इंडिविजुअल प्ले करेगा तो फिर जो कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन है इट बिकम्स एन एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू कैटाइनिक कंडक्शन एंड एनाइनिक कंडक्शन। और ये बात बड़ी खास हो गई, एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो अब इससे हमें काफ़ी मदद मिल सकती है। कैसे मदद मिलेगी? हमें मदद मिलेगी लैम्डा नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेशन में। हम लैम्डा नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। सनाउल्लाह साहब की बुक में आप देखेंगे ना तो आपको एक एग्जांपल से वो समझाता है कोलराश लॉ, जिसमें वो कहता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास मौजूद है सोडियम एसीटेट, इसमें सोडियम स्ट्रॉन्ग से आया है। इसी तरीके से आपके पास मौजूद है फॉर एग्जांपल सोडियम और क्लोराइड। आप कोई सोडियम का साल्ट ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड ले लें फॉर एग्जांपल, एक सोडियम वाला ले लें। अब यहाँ से आपको सोडियम और क्लोराइड की मिल जाएगी। तो एक और इसी तरीके से आप एसिटिक एसिड ले लेते हैं। सही जनाब, एसिटिक एसिड ले लेते हैं और फॉर एग्जांपल एक HCl ले लेते हैं। तो इस तरह कुछ कर लेते हैं हम कि जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के आइंस जो है ना उनकी कंडक्शन जिनको निकालना आसान हो, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हों उनकी कंडक्शन हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो लैम्डा नॉट है वो निकाल सकते हैं। और उनकी वैल्यू जब हम आपस में माइनस प्लस करेंगे तो उससे हमारे पास जो एसिटिक एसिड है उसकी वैल्यू आ सकती है। इस तरह का कुछ एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से समझाया गया एक इक्वेशन है, जिसमें बताने का मकसद ये है कि अगर आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के आइंस हों, जो आइंस इंडिपेंडेंट बिहेव करेंगे तो जो वीक वाला है, वीक वाला तो इंडिपेंडेंट बिहेव कर ही नहीं सकता क्योंकि उसने तो कभी भी इन्फिनिटली डाइल्यूट तक पहुंचना ही नहीं है, उसका अल्फा तो कभी 1 होता ही नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप अदर वे राउंड जाएंगे। अदर वे राउंड कैसे जाएंगे? आप मुख्तलिफ सोल्यूशन जिनके लिए आपको वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जिनके लिए जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनके लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब उनके लिए वैल्यू निकलेंगी तो उनका जो सम होगा उसकी मदद से आप वीक के लिए लैम्डा नॉट निकाल सकते हैं। जब आपके पास लैम्डा नॉट आ जाए तो फिर आप उससे अल्फा निकाल लेंगे, लैम्डा ओवर लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट आपके पास आ गया। लैम्डा तो ऑब्जर्व कंडक्टेंस है, वो तो वैसे ही कभी भी मालूम की जा सकती है, उससे अल्फा निकल आएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको पता लग सकती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, जो कि वैसे आपको पता नहीं लग रही थी। सही होगा जी बात। इसी तरीके से वो कहता है कि आप इससे सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं और सॉल्युबिलिटी पता होने से आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। वो जो फार्मूला शायद मैंने आपको बताया था कि सॉल्युबिलिटी जो है वो S² के बराबर होती है फॉर AB टाइप साल्ट्स और सॉल्युबिलिटी KSP से
4s³ के बराबर होती है फॉर AB2 टाइप साल्ट्स। तो सॉल्बिलिटी निकल सकती है और सॉल्बिलिटी से सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट भी निकाला जा सकता है। ये इंफॉर्मेशन भी आपके पास आ गई। तो एप्लीकेशंस में 4 एप्लीकेशन है कोलराश लॉ की। आप इसे लैम्डा नॉट यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टर्स एट इन्फिनिट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ द एसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकाल सकते हैं, आप इसे निकाल सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और आप इसे निकाल सकते हैं सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इस तरह की चीज़ें यहाँ से मालूम की जा सकती हैं।